हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 12th क्लास के आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर आता है और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर को हम नीट लेवल से और बोर्ड लेवल से दोनों तरीके से आपको पढ़ाएंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म इस चैप्टर के अंदर समझने से पहले हमें ये समझना है, इस चैप्टर के अंदर दो नाम है, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज तो समझते हैं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे ऑर्गेनिज्म, अपने जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। और ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग होते हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब लिविंग क्या होता है, 11th की क्लास में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड डिफाइन करता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑर्गेनिज्म जब हम बात करते हैं तो वो लिविंग की बात करते हैं, किसी जिंदा की बात करते हैं, किसी एक्टिव पार्टिसिपेंट की बात करते हैं जो नेचर में अपनी एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हमें समझ में आता है ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं होते। एनर्जी प्रोडक्शन होना चाहिए, उसके अंदर सेंसरी सिस्टम होना चाहिए कि एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस कर सके, किस परिस्थिति में कहां पर किस जगह वो खड़ा हुआ है, क्या उसके आसपास हो रहा है, ये लिविंग के अंदर फीचर होता है। और इसके अलावा रेस्पॉन्सिवनेस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट एंड रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। जब वो रेस्पॉन्स दे सकता है, ये 4-5 कैरेक्टर्स के अलावा और भी कैरेक्टर्स होते हैं, ये सारे कैरेक्टर्स हमको किसी ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनिज्म बनाने में सपोर्ट करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा इसके अंदर जो मेन बात आती है चैप्टर के अंदर, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। यानी कि अब बात किसकी हो रही है, जो लिविंग है, जो ये सारे कैरेक्टर एग्जिबिट कर रहा है, उसके अंदर जो हमने सेकंड पॉइंट बोला था, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, कैसे लिविंग अपने आप को बचाए रखने के लिए, धरती पर अपनी नेचर में अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लिविंग किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे चलने वाले, अपने जैसे हाव भाव दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो ये चैप्टर बेसिकली इसी पूरे एक पॉइंट को बेस करते हुए है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम ये समझेंगे कि कैसे कोई ऑर्गेनिज्म धरती पर रिप्रोडक्शन कर रहा है और उससे फायदा क्या हो रहा है। रिप्रोडक्शन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म की कंटिन्यूटी बनी हुई है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, वो खत्म नहीं हो गया धरती पर, लगातार वो अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को जन्म देता जा रहा है और उसके बाद वो उस स्पीशीज को बनाए रखने के लिए और उस प्रजाति को धरती पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन एक बहुत एसेंशियल फीचर है। इसीलिए रिप्रोडक्शन जब कोई जानवर करता है तो एक तो उसकी संख्या धरती पर बढ़ जाती है, दूसरी बात उसकी कंटिन्यूटी धरती पर बनी रहती है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इस पॉइंट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, एक टर्म आता है उसे कहते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, अब ये डिस्कस नहीं करना है कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है, लिविंग की ही बात चल रही है, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं वो लिविंग होता है। नेचर में हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हम इतनी वैरायटी देख रहे हैं, तरह तरीके के पेड़ पौधे, जानवर, दुनिया भर की वैरायटी और सब तरीके के एटमॉस्फेयर के अंदर। तो हम अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो धरती के 3 हिस्से को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है हाइड्रोस्फीयर और एक होता है एटमॉस्फेयर। जब हम लिथोस्फीयर की बात करते हैं तो धरती की जमीन और जिस पर हम चल रहे हैं वो लिथोस्फीयर कहलाता है। लिथो माने जमीन, स्फीयर माने जगह। लिथोस्फीयर, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो माने पानी, स्फीयर माने जगह। एटमॉस्फेयर एयरी पार्ट और उसका क्षेत्र पूरा एरिया, ये नहीं कि 3 हिस्से से पूरी धरती भरी हुई है और इस पूरे हिस्से में हमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिलते हैं। जब हम धरती पर चलते हैं तो यहाँ पर हमें नॉन लिविंग पार्टिसिपेंट, धरती, मिट्टी, ये सब नॉन लिविंग पार्टिसिपेंट है इस स्फीयर का, लिथोस्फीयर का। और इसका लिविंग पार्टिसिपेंट क्या हो गया, तीसरे तरीके के क्रीचर्स, चलने वाले, इवन हम भी, हम लिथोस्फीयर के ऊपर एग्जिबिट करते हैं, यहाँ रहते हैं। इसी तरीके से पानी के अंदर, पानी नॉन लिविंग है लेकिन उसमें रहने वाली मछलियां
और एक्वाटिक लाइफ जितनी भी है, प्लांट और एनिमल, वो सब हाइड्रोस्फीयर बना रहे हैं। ऐसी एटमॉस्फेयर के अंदर रहने वाले दुनिया भर के बैक्टीरिया और बर्ड्स और जो कुछ भी इस ओपन स्पेस को ऑक्यूपाई करा हुआ है लिविंग पार्ट, उसमें एयर नॉन लिविंग है, और ये सारे के सारे जो हमें दिखते हैं ये सब एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स, ये सब उसका लिथो एटमॉस्फेयर का पार्ट बनाते हैं। और उसमें दोनों तरह का, उसमें जीवन और नॉन लिविंग पार्टिसिपेंट एयर हो गया, लिविंग पार्टिसिपेंट उसके अंदर रहने वाले जानवर हो गए। अब यहाँ पर रिप्रोडक्शन वाली बात जो हम कर रहे हैं, तो ये फैसिनेटेड, जो जितनी भी वैरायटी आपको दिख रही है, पेड़ पौधे, फूल पत्ती, दुनिया भर के ऑर्गेनिज्म, ये सब हमें इस मात्रा में, इतनी संख्या में, और पूरी धरती को जो ऑक्यूपाई करे हुए हैं, ये सब एक खास फीचर की वजह से ऐसा कर पाए, और वो खास फीचर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन करने से पहले हमें लाइफ स्पेन समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन को हम कह सकते हैं जीवन अवधि, यानी कि कोई भी जानवर, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी पेड़ पौधा, कुछ भी धरती पर जिसको हम लिविंग कहते हैं, वो कितने समय जिंदा रहेगा, वो कितने समय जिंदा रहेगा, कितने बर्थ से लेकर डेथ तक के टाइम, यानी कि उसका धरती पर आने का समय और उसका जाने का समय, इसके बीच के टाइम पीरियड को हम कहते हैं लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग लाइफ स्पेन होता है। बेसिकली हम ऐसा समझते हैं कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, जो सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की होती है, बहुत सरल होते हैं, वो जो है शॉर्टर लाइफ स्पेन के होते हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक कंटिन्यूटी बात इसमें यह है कि साइज से इसका लाइफ स्पेन का कोई मतलब नहीं होता। कोई कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इससे लाइफ स्पेन डिफाइन नहीं करा जा सकता। जैसे हमारे डिस्कस करने के लिए एक पॉइंट आता है कि तोते की जो पैरट होता है, उसकी एज लगभग 140 ईयर्स मानी जाती है, जबकि इसी के साइज का जो कौवा होता है, उसकी लगभग 15 साल एज बताई जाती है। इसी तरीके से पेड़ की बात करें तो मैंगो ट्री लगभग 50 ईयर्स का होता है, जबकि 140 ईयर्स का पीपल का ट्री होता है। तो ऐसी ही क्रोकोडाइल्स की एज बहुत होती है, रेप्टाइल्स की एज बहुत होती है, और इस तरीके से